हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया है ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। जो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था पूरा उसका वर्किंग पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिए, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, उसका टाइप्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। उसका टाइप्स को हम लोग डिफरेंस भी किए थे, जैसे कोड टाइप, सेल टाइप, ये सब के बारे में, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस, और साथ ही साथ करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मतलब सब कुछ ट्रांसफार्मर का ए टू जेड हमने क्लियर करा दिया है। और आज की वीडियो में मैं आपको जो आप ट्रांसफार्मर पढ़े उसका इक्विवेलेंट सर्किट बताएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है ना, दो कंडीशन में बनता है। एक आपका जब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड कनेक्ट नहीं रहता है, यानी इधर जो है ना, इधर लोड कनेक्ट नहीं रहता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग एकदम खाली रहता है, उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, ये हुआ, इसको बोलते हैं नो लोड कंडीशन, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। और दूसरा कंडीशन बनता है जब इसमें लोड कनेक्ट कर देते है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लोड कनेक्ट है, तो जब लोड कनेक्ट कर देते तो उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड कंडीशन। तो दो कंडीशन में इसका वर्किंग को हम लोग समझते हैं, और दोनों ही कंडीशन का मैं स्पेशल वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी और बातें समझ लीजिए। हाँ, और इस वीडियो में दोनों ही को मैं इक्विवेलेंट सर्किट आपको बता रहा हूं, दोनों ही का, नो लोड कंडीशन का, फुल लोड कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट। ऐसे तो फुल लोड कंडीशन का मैंने इक्विवेलेंट सर्किट उसी वीडियो में बता दिया था। हाँ, नो लोड कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बताया था। मैंने उस समय कहा था कि इक्विवेलेंट सर्किट का एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, एक स्पेशल हमारा टॉपिक था ये इक्विवेलेंट सर्किट नाम का हमारे सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें नो लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन दोनों साथ ही साथ में बता रहा हूं। तो समझते कि अच्छा, हमारा इक्विवेलेंट जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ ही रहे थे तो सब कुछ तो हो ही रहा था, तो फिर इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये एक दिमाग में सवाल उठता है। ठीक है, और कहीं कहीं पूछा भी जाता है कि इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग क्यों, माने इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत क्यों होता है। तो देखिए, उसे कुछ, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट सर्किट हम कहते हैं किसको, इक्विवेलेंट सर्किट का कुछ ना कुछ तो डिफिनेशन होना चाहिए ना। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर सम पैरामीटर्स एग्जिस्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट नोन एज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब जब हम वर्किंग आपको पढ़ा रहे थे, जब बता रहे थे वर्किंग, तो उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स था, बहुत सारा पैरामीटर था। जैसे जैसे यहाँ पर ये क्या है, वोल्टेज है, ये ऐसी वोल्टेज दी तो ये भी एक पैरामीटर है। जैसे वोल्टेज दिए तो करंट फ्लो होने लगा I1, ये भी I1 क्या पैरामीटर है, करंट है, वोल्टेज है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो ये सब जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, वोल्टेज, करंट, फिर इधर भी EMF, फिर वोल्टेज, फिर करंट, फिर रेजिस्टेंस, फिर रिएक्टेंस, ये सब जो बोल रहा हूँ ना, ये सबको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, जो उस ट्रांसफार्मर का वर्किंग में यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इन सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कि वो तो ट्रांसफार्मर के अंदर में ये सब हो रहा है ना, तो हम उसको एक टेबल में कैसे, उसको मैंने एक पेज में कैसे मैं बताऊंगा, एक टेबल में कैसे बताऊंगा। तो उस लिए कुछ सिंबल्स, जैसे फिजिक्स में हम लोग जानते हैं फोर्स तो फीलिंग करने वाली चीज है, लेकिन फोर्स का कैलकुलेशन भी तो किया जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सिंबल F, तो वो भी पैरामीटर है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसी सर्किट को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर हम पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कुछ और पढ़ाते, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे आपको याद है जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे क्लास 9-10 में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो वहां पर भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर पढ़ रहे, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर होगा। समझ में आ गया, इसका डिफिनेशन समझ में आ गया कि जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में रहता है या फिर जब वर्क करता है, तो सम पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स को हमको रिप्रेजेंट करना रहता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किट हम सिंपल से ड्रॉ करते हैं, उस सर्किट को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया। अब जरूरत क्यों पड़ा, तो लिखा है ट्रांसफार्मर इज नॉट ए सर्किट। हम जानते कि ट्रांसफार्मर कोई सर्किट नहीं है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये छापा हुआ ये क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो ये सर्किट कोई ट्रांसफार्मर नहीं है ना। ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, ट्रांसफार्मर तो एक डिवाइस है ना, एक मशीन है। ठीक है, वो स्टैटिक डिवाइस है, वो दो पोल के बीच में रखा जाता है, आपको पता है, रोड के किनारे। तो वो तो स्टैटिक, वो तो चल नहीं रहा है, उसका कोई भी पार्ट चल नहीं रहा है, अंदर में मूव नहीं कर रहा है ना, सब म्यूचुअल इंडक्शन से होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो ट्रांसफार्मर कोई सर्किट नहीं है। ठीक है, वो एक स्टैटिक डिवाइस है, एकदम रुका हुआ डिवाइस है। वी विल नो द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बाय इक्विवेलेंट सर्किट। हमको ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस को जानना रहता है कि कैसे वो कार्य करता है, तो उसको पता करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत होता है। बस सिंपल सा है ना। अब जैसे कि ये सारा चीज हो गया,
अब यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है सिंबल उसका मीनिंग में यहाँ पर लिख दिया हूं। जैसे यहाँ पर V1 क्या है, तो V1 है आपका प्राइमरी वोल्टेज। क्या है? प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज, ये है प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। ठीक है, इधर का जो जितना इधर का साइड है ये इनपुट, ये हम लोग देते हैं, उधर जो मेरा निकलता है वो आउटपुट, वो हमको मिलता है मशीन के द्वारा, वो हम खुद से जनरेट नहीं करते, वो मशीन देता है। मेरा काम रहता है हम वोल्टेज को कम बेसी कर सकते हैं, वोल्टेज से करंट भी कम बेसी हो जाता है। तो देखिए ये एक तार है, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज से कनेक्ट है, तो ये एक तार है, देखिए, फिर यहाँ से ये क्लोज लूप बना रहा है, देखिए ये एक अलग तार है और ये अलग तार है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकली फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बीच में देखिए ट्रांसफार्मर का ये कोर है। ठीक है, ये जो दो प्लेट जैसा दिख रहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफार्मर का कोर है। ठीक है, लेमिनेटेड कोर। उस कोर पर हम जैसे मान लेते हैं ये मेरा ट्रांसफार्मर का कोर है, मान लेते ये कोर है ना, लोहा का मोटा रोड है, इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग किए, ठीक है, लपेटे तार हो गया, और एक उसके ऊपर में कागज डाल दिए। ठीक है, कागज डाल दिए, लपेट दिए, या फिर प्लास्टिक डाल दिए, मतलब समझाने का मतलब, और उसके ऊपर में एक और तार को लपेटे जो उस तार से पहला वाला तार से कनेक्ट नहीं है। सिंपल से समझ गए। उसी तरह से ट्रांसफार्मर में भी होता है। तो ये हुआ प्राइमरी साइड, ये हुआ सेकेंडरी साइड। इधर जो वोल्टेज कनेक्ट है वो प्राइमरी वोल्टेज उसको बोलेंगे V1, और V1 के कारण जो मेरा करंट बने, जैसे वोल्टेज दी तो वोल्टेज के कारण क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट मेरा क्या हो गया I1, जैसे I1 करंट फ्लो किया इस, ये जो जब तार को हम लोग लपेट देते तो जब लपेट देते तो उसका नाम बदल जाता है कॉइल, उसको बोलते हैं कॉइल, COIL, कॉइल, कॉइल बोलते हैं। ये हुआ प्राइमरी कॉइल। तो जैसे करंट इस कॉइल से फ्लो किया तो ये राउंड है, तो राउंड रहने के कारण इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वहां पर एक EMF इंड्यूस होता है, एक इस तार में भी एक वोल्टेज बन जाता है, इसका अंतिम सिरों में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज बनता है, जिसको बोलते हैं EMF, E1। तो E1 क्या है, प्राइमरी साइड का EMF, उस प्राइमरी वाइंडिंग का। उसके बाद इतना कुछ हो गया, तो इस तार का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जैसे हम लोग मार्केट से कोई भी डिवाइस खरीद के लाते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट, तो जब उससे हम जैसे बैटरी खरीद के लाए, या फिर मान लेते हैं कोई बल्ब खरीद के लाया, ठीक है, LED बल्ब से, छोटा छोटा नहीं रहता है वो सब, चाइनीज बल्ब से, दोनों सिरों के बीच में हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तार से, है ना, तो उस बल्ब, वो बल्ब जो जल रहा है, तो जलने से उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है उस तार का। यानी दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सब का कुछ ना कुछ डिवाइस माने रेजिस्टेंस है। तो ये कॉइल है तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस को, उसका अंदर का रेजिस्टेंस का गुण को, ये रेजिस्टेंस क्या है, एक गुण है, ठीक है, करंट का फ्लो करने का अपोजिट माने अपोज करने, करंट के फ्लो का अपोज करने का एक गुण है, क्या है, रेजिस्टेंस, ये आप लोग जानते हैं। तो रेजिस्टेंस का गुण है, तो गुण को भी दिखाना पड़ेगा। सर्किट है, सर्किट में तो सब चीज दिखाना पड़ेगा। तो इसका गुण को दिखाने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम छाड़ दिया और यहाँ पर R1 दे दिया। ये R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अब ये क्या है, ये कॉइल है। कॉइल का रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन कॉइल का एक अपना क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। ये कॉइल है तो ये एक तरह का इंडक्टर का काम कर रहा है, तो इंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, वो भी एक तरह का ऑपोजिशन ही रहता है, ठीक है, वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही रहता है। लेकिन ये कॉइल है, इंडक्टर है, जिस कारण से उसका एक स्पेशल नाम आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये क्या, X1, ये लीकेज, ये आगे मैं बताऊंगा जब वर्किंग में अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा तब। लीकेज फ्लक्स, सॉरी लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस इन प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो प्राइमरी कॉइल है उसका लीकेज रिएक्टेंस है X1, ठीक है। I1 तो बता दिया प्राइमरी साइड का करंट। ये I0 और I1 डैश क्या है, तो I0 जो है ना, देखिए मैं क्या बताया कि ये जो इक्विवेलेंट सर्किट, ये दो कंडीशन में होता है, एक नो लोड कंडीशन में जब लोड कनेक्ट नहीं रहता है, एक लोड कंडीशन में जब लोड कनेक्ट करता है। तो अभी रुकिए, अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि लोड कनेक्ट नहीं है, तो यानी ये पूरी चल गया आपका नो लोड कंडीशन वाला वीडियो के आधार पर जो मैंने बताया था पहला वाला वीडियो। तो वहां पर मैंने क्या बताया था, जब ये नो लोड कंडीशन में रहता है तो यहां से एक नो लोड करंट जाता है जिसको हम लोग I0 बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू रहता है वो मेन जो रेटेड करंट का, जितना यहाँ से जो मेन करंट I1 आ रहा है उसका 2 से 10% रहता है। यदि करंट यहाँ से इस वोल्टेज से करंट यदि जा रहा है 10 एम्पियर, तो उसका 10 एम्पियर का ही ये जो I0 का वैल्यू रहेगा वो 2 से 10% रहेगा मात्र, ठीक है। तो ये हुआ, तो I0 क्यों आया, जब नो लोड कंडीशन रहा। फुल लोड कंडीशन में I0 आता है ना, लेकिन ये में कंपोनेंट में नहीं टूटता, IC IM में नहीं टूटता है, ठीक है। तो जैसे नो लोड कंपोनेंट आया यानी I0 अब क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया, IC और IM। ये टूट गया, ऐसे ये मतलब टूट गया, ये आप
ऐसे नहीं समझिए, आई नॉट जो है ना, ये इसका अंदर में दो को पार्ट है, ये आई नॉट का दो को बेटा है, समझ लीजिए, दो को पार्ट अंदर का, इसका दो को गुण है। जो आई नॉट है ना, आई नॉट इसका दो को गुण है। क्या गुण है? एक तो आई नॉट का एक कंपोनेंट क्या करेगा, इस वाइंडिंग में जो फ्लो हो रहा है करंट, जिसके कारण से इसमें लॉस होगा, जाहिर सी बात है, करंट ये क्या है। और जैसे ये आई नॉट है, ये इस वाइंडिंग का भी, ये वाइंडिंग किस धातु का है? कॉपर का है, तो कॉपर में लॉस होगा, यानी कॉपर लॉस। तो आईसी जो कॉपर लॉस का भी कारण रहेगा, और आईसी जो इस जैसे ट्रांसफार्मर का ये कोर है, तो कोर में भी करंट जाता है, तो कोर लॉस का भी कारण यही आईसी है। आईसी के कारण कोर लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है। आईएम का काम क्या है? आईएम इस वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करता है, या फिर इस कोर को भी मैग्नेटाइज करता है, सिंपल सा, तब है ना फ्लक्स जनरेट होता है ना। तो आई नॉट का दो को काम है, एक आईसी जो कोर लॉस करवाता है, एक आईएम जो मैग्नेटाइज कराता है इस वाइंडिंग को और इस क्या इस कोर को, समझ में आ रहा है। तो जैसे करंट जा रहा है, ये आईसी क्या है? कोर लॉस करंट, ये आईएम क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट। तो जैसे करंट जा रहा है, तो करंट जिस डिवाइस में जाता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये आरसी क्या है? कोर लॉस रेजिस्टेंस। एक्सएम क्या है? ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडक्टर के कारण इसका नाम हो जाता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण रिएक्टेंस जो आया, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, तो आपको ये दो को वीडियो देखना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन, ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड कंडीशन। दो को वीडियो को आप देख लीजिए, पहले अच्छा से समझ लीजिए, नहीं आएगा समझ फिर से वीडियो को देखिए, है ना। क्योंकि नया नया चीज शुरू में बच्चों को, कोई भी चीज हो नया नया अगर हम लोग देखते तो एक बार में नहीं समझ में आता है, उसको फिर से एक और बार हम लोग करके देखते तब समझ में आता है, यानी देख के जब एक और बार देखते तब। तो इतना हो गया, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ हो उसका मतलब क्या है, ठीक है, और वो आया कहां से। अब जैसे ये तार उस तार से कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लक्स का मतलब फ्लक्स लिंक होता है इस सेकेंडरी वाइंडिंग से, मतलब फ्लक्स कटता है। जैसे ये तार है, तो तार में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह रहता है? राउंडेड राउंडेड रहता है। तो घूम 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 के मान लेते इस तार से सट गया यानी कट कर दिया। तो कट कर दिया तो इस वाइंडिंग में अब फिर में इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और इस वाइंडिंग में करंट आ जाएगा, इस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज। तो जिस भी चीज में करंट आ जाएगा उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा। फॉर एग्जांपल ये पूरा तार है, मान लेते हैं हमको यहां से यहां तक तो कोई ये नहीं है, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां से इस तार के दो को मान लेते हैं, हम ये दो को पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एकदम चेक कर सकते हैं। जहां भी करंट जा रहा है वहां वोल्टेज होगा फिक्स है। तो जैसे इस सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आ गया तो इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गया, उसे वोल्टेज को बोलते हैं E2 ईएमएफ। ठीक है, अब इस ईएमएफ से करंट फिर क्या होगा? आगे बढ़ेगा, इस वाइंडिंग से करंट आगे बढ़ेगा, तो उस करंट का नाम हो जाएगा I2 सेकेंडरी करंट। और यही सेकेंडरी करंट जाके लोड में कनेक्ट हो रहा है, लोड से गुजर रहा है और लोड में वोल्टेज बना दे रहा है V2। जब तक करंट इस लोड में नहीं जाएगा तब तक वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए तो नो लोड कंडीशन में मेरा V2 नहीं बनता है, लोड ही नहीं रहता है। तो लोड रहना जरूरी है, लोड रहेगा करंट जाएगा तब वोल्टेज आएगा, करंट नहीं जाएगा तो वोल्टेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे मेरा E2 है, अब वो सब का काम खत्म हो गया, अब थोड़ा E2 का बात कर देते। तो E2 है मतलब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो ये जो राउंड ये कॉइल है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने दिखा दिया R2 से। ठीक है, R2 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। X2 क्या है? अब ये इंडक्टर जैसा दिख रहा है, कॉइल है, तो इसका कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, लीकेज होगा, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। सारा कुछ मैं आपको समझा दिया। V2 क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज, सब कुछ मैं आपको समझा दिया। और वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए V1 क्या है? प्राइमरी इनपुट वोल्टेज जो हम लोग देते हैं, और ये जो V2 क्या है? ये हमको मिला, ये हम दिए नहीं, ये वाला दिए। इस पर मेरा अधिकार है कि हम यहाँ पर चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ चेंज हम नहीं कर सकते, ये अपने होगा। ठीक है, V1 क्या? प्राइमरी इनपुट वोल्टेज। I1 क्या है? जो मैं आपको समझाया वही लिखा है, प्राइमरी करंट। और सीरियल वाइज लिखा है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ इन PW मतलब प्राइमरी वाइंडिंग। R1 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ PW यानी प्राइमरी वाइंडिंग। X1 क्या है? जिसमें 1 लिखा है, वो क्या है? आपका प्राइमरी साइड का बात हो रहा है। एक चीज मैं बताना भूल गया, I1 डैश क्या है? तो जब मैं नो लोड कंडीशन पढ़ा रहा था तब वहां पर, जब नो लोड कंडीशन पढ़ा रहा था तब वहां पर क्या आया था? आपका I1 डैश आया था। I1 डैश क्या था? I1 डैश था आपका एडिशनल करंट, इस I2 को अपोज करने के लिए। ये जो I2 है ना, वो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, ये ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो I2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है,
सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट से क्या हुआ था, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता, ईएमएफ के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स हुआ था और ये फ्लक्स इस ट्रांसफार्मर का कोर में गया था और कोर में ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से गया था, यानी ये मेन जो यहाँ से फ्लक्स जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और मेन फ्लक्स फाई का अपोज कर रहा है ना। तो ये वाला जो सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स आ रहा था इसको अपोज करने के लिए, इसका ताकत को बढ़ाने के लिए I1 डैश दिए थे ताकि ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे, इसको हरा दे, तो फिर ये मेरा मेन फ्लक्स जाते रहेगा। क्योंकि मैं आपको ट्रांसफार्मर का शुरू में ही बताया था कि कभी भी फ्लक्स चेंज नहीं होता है, जितना फ्लक्स इधर रहता है उतना ही फ्लक्स इधर भी रहता है और पावर चेंज नहीं होता है, जितना पावर इधर रहता है उतना पावर इधर भी रहता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, जितना फ्रीक्वेंसी इधर रहता है उतना ही फ्रीक्वेंसी इधर भी रहता है। ये सब बेसिक चीज था जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। I1 डैश क्या है, एडिशनल करंट इन पीडब्ल्यू, प्राइमरी वाइंडिंग में एडिशनल करंट। नो लोड करंट क्या है, I0। IC का मतलब कोर लॉस करंट, IM का मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट, RC का मतलब कोर लॉस रेजिस्टेंस, XM का मतलब मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, E2 का मतलब इंड्यूस ईएमएफ इन SW का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, E2 का मतलब इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, I2 का मतलब सेकेंडरी करंट, R2 का मतलब रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, X2 का मतलब है लीकेज रिएक्टेंस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, V2 का मतलब है सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज। खत्म हो गया। अब जितना चीजें, जैसे मान लेते ये सवाल आपका एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो एक्सप्लेन करने बोलेगा, तो ये तो शुरू का चीज है। इसके बाद बीच का जो बॉडी है वो आपको कहां से लिखना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, ये आपको लिखना कहां से, ये जब मैं आपको नो लोड कंडीशन का वीडियो और फुल लोड कंडीशन का वीडियो, दो वीडियो दिया हूं ना, वहां पर जाइएगा आप लोग और बीच का जितना पार्ट है काट के यहाँ पर चिपका दीजिए। नो लोड कंडीशन का भी बीच का पार्ट बीच से लेकर लास्ट तक और फुल लोड कंडीशन का भी बीच से लेकर लास्ट तक ला करके चिपका दीजिए एक ही क्वेश्चन में और ये शुरू में रहेगा, इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और उतना मैं फिर से यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, नो लोड कंडीशन को पहले देख लीजिए, दोनों ही वीडियो को, फुल लोड कंडीशन को भी, और आकर के एक बार फिर इसको देखिए। उसके बाद आप लोग को बोलेंगे कि अच्छा ये सब सर बोल रहे थे ना, अच्छा ये इस तरह होगा, अभी समझ में नहीं आएगा अभी ये सब, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट ये सारा कुछ खत्म होने के बाद आता है ना। इसमें देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर लिखे, हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड कंडीशन या फिर ऑन नो लोड कंडीशन नहीं लिखे, इसमें दोनों ही है। नो लोड कंडीशन के लिए ये वाला कंपोनेंट में टूटता है और फुल लोड कंडीशन के लिए कंपोनेंट में नहीं टूटता है, ये सब रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों वीडियो को देख लीजिए। पहला वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए, दूसरा वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं समझ में आया, उन दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखे वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों वीडियो को फैला दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।